हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी भाग 2 की यानी क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उस कविता का हम लोग कवि का परिचय देखेंगे और कविता का भावार्थ देखेंगे। फिर उससे बनने वाले क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग आसान भाषा में हम पक्षी उन्मुक्त गगन के देखने के लिए चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, सबसे पहले हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसे लिखने वाले हैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। ये कौन थे? तो डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जो थे एक प्रगतिवादी और राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवियों में से एक इन्हें गिना जाता है। इनका जन्म जो है वो 5 अगस्त, शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी को झग्गरपुर जिला उन्नाव में हुआ था। झग्गरपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि उन्नाव के दूसरे कवि कौन से थे, है ना। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव में ही हुई थी। उसके बाद उन्होंने एमए और डीलिट की उपाधि धारण की थी। उसके बाद उन्होंने डीलिट की उपाधि जो थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रहण किए थे। और डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जो थे वो विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में लंबे समय तक काम किए थे। कहाँ पे काम किए थे? तो विक्रम विश्वविद्यालय में। विक्रम विश्वविद्यालय में लंबे समय तक कुलपति के रूप में काम किए थे। ठीक है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी फ्रेंड्स, जो प्रसिद्ध रचनाएं थी उसको हम लिखेंगे और बाकी यदि आपका डिटेल्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स में आपको मिल जाएगा। उनकी एक रचना थी हिलोल, जिसे उन्होंने 1939 ईस्वी में लिखा था। दूसरी उनकी रचना था जीवन के गान। जीवन के गान जिसकी रचना वो कब किए थे? 1942 ईस्वी में। उसके बाद उनका एक नेक्स्ट रचना था प्रलय सृजन। ये प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। प्रलय सृजन जिसे उन्होंने 1950 ईस्वी में लिखा था। और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक था प्रकृति पुरुष कालिदास। इनका एक नाटक था प्रकृति पुरुष, ये नाटक था फ्रेंड्स इनका, है ना। ये जो था इनका नाटक था कौन सा? प्रकृति पुरुष कालिदास। प्रकृति पुरुष कालिदास। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिला था, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी एक रचना थी मिट्टी की बारात। इनकी एक रचना थी मिट्टी की बारात। बारात के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। साहित्य अकादमी मिला था। कब मिला था? तो ये मिला था 1974 में, 1974 ईस्वी में। इन्हें इनके साहित्य में कार्य के लिए इन्हें पद्मश्री भी मिला था फ्रेंड्स। इन्हें पद्मश्री मिला था कब? 1999 में मिला था। क्यों? क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। इन्हें और भी पुरस्कार मिला था, जैसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार,
देव पुरस्कार आदि से इन्हें नवाजा गया था। तो आई होप इनके बारे में आप समझ गए थे। ये एक प्रगतिवादी कवि थे जो आम बोलचाल की भाषा में लिखना ज्यादा पसंद करते थे। उस समय क्या था, हमारा देश आजाद था। लोग जो था अंग्रेजों के चंगुल में रह करके पूरी सब्जी या अच्छे पकवान खाने से बेटर समझता था अपने घर में पकी सादा चावल और सादी रोटी नमक खाना, है ना। उसी को दर्शाने के लिए शिवमंगल सिंह सुमन ने यहाँ एक पक्षी के माध्यम से बताए हैं कि किस तरह से एक पक्षी जो है उसे भी गुलामी पसंद नहीं है। एक पक्षी भी सोने के पिंजरे में रहना और सोने के कटोरी में मैदा खाना से बेटर समझता है क्या, वो कड़वी नीम की निमोरी खाना। ठीक है, उसी को इस कविता के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन ने दर्शाया है कि एक पक्षी किस तरह से अपने आप को स्वतंत्रता चाहता है, कि इस स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाती है कविता। क्योंकि पक्षी पिंजरे की सोने के सलाखों में कैद होने के बजाय क्या चाहता है, खुले आसमान में उड़ना, बहता पानी पीना और कड़वी निमोरी खाना जो है पक्षी पसंद करता है। यह कविता गुलामी के सूखे स्वतंत्रता की करवाहट की वरीयता को बताती है। फ्रेंड्स, हमारा कविता है कौन सा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये एनसीईआरटी भाग 2 का कविता है, क्लास 7th का। इसे चलिए अब हम आसान भाषा में समझेंगे। हमारा कविता क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कह रहे हैं कवि, पक्षी मतलब कवि जो है वो कह रहे हैं एक पक्षी के माध्यम से पक्षी को, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम जो पक्षी हैं वो खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद करके, चाहे पिंजरा सोना का ही हो, हम पिंजरे में बंद करके रह करके गाना नहीं गा पाएंगे अपना। कनक तिलियों से टकराकर, यानी सोने के पिंजरे में जो लंबी लंबी वो तिलियां लगी रहती है ना, लाइन जैसा बना रहता है, तो उससे सोने की तिलियों से टकराकर, ये क्या है, सोने की तिलियों से टकराकर, सोने की तिलियों से टकराकर हमारा पंख क्या होगा, कोमल पंख जो है हमारा, पुलकित, पुलकित यानी कोमल, हमारा कोमल कोमल जो पंखे हैं वो क्या होंगे, वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसका भावार्थ आपने समझ लिया। यहाँ लिखा है कवि के कहना चाहता है कि पक्षी जो है खुले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे कभी खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की सोने की तिलियों से टकराकर उनके कोमल और उत्साह से भरे पंख क्या होंगे, टूट जाएंगे। नेक्स्ट पद जो है हमारा ये है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि कहता है कि हम क्या है, हम पक्षी वैसे हैं जो बहते हुए नदी के जल को पीने में हमें जो मजा आता है वो हमें सोने की कटोरी में दी हुई पिंजरे में बंद पानी से मजा नहीं आएगा। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम क्या है, भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, वो कड़वी जो नीम के पेड़ पे एक लगने वाला फल होता है निबोरी, क्या, नीम के पेड़ पे लगने वाला जो फल होता है, नीम की कड़वी निबोरी होता है, निबोरी, निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, यदि मुझे मैदा को
की लोई बना करके कनक के यानी सोने, कनक यानी सोना, सोने के कटोरी में दिया जाए तो हम उसे खा करके नहीं खुश रह पाएंगे। हमें तो वो नीम की कड़वी निबोरी ही प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ का पक्षी कहता है कि वे कभी नदियों के और झरनों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। पिंजरे में कैद रहकर वे भूखे प्यासे मर जाएंगे। उन्हें सोने की कटोरी में मिलने वाले स्वादिष्ट भोजन यानी मैदा से कहीं अच्छी है वो नीम की निबोरी, क्योंकि स्वतंत्रता से मिलने वाला सादा भोजन भी गुलामी के पकवानों से क्या है, बेहतर है। आई होप आप इस पद को समझ गए होंगे। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूरे, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुन्नी पर के झूले। कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने का जो ये पिंजरा है, जंजीर है, उसके बंधन में क्या हुए, हम अपनी सारी गति और उड़ान को भूल गए हैं। अपनी गति और उड़ान को हम लोग भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, हम क्या, हम सपना देख रहे हैं। और सपनों में हम क्या देख रहे हैं, पक्षी कहता है कि हम सपना देख रहे हैं। सपनों में हम ये देख रहे हैं कि तरु की फुन्नी यानी जो पेड़ होता है, पेड़ की फुन्नी यानी सबसे ऊपर की टहनी, सबसे ऊपर की टहनी पर बैठ करके हम क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। हम झूला झूल रहे हैं। चलिए हम इसके भावार्थ को देखते हैं कि सोने के जंजीरों में बंधकर पक्षी अपनी स्वाभाविक चाल और उड़ानों की कला तक भूल गए हैं। अब वे केवल सपनों में ही यह सोच पाते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर यानी फुन्नी पर बैठ करके क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुंगते तारक अनार के दाने। यानी हमारे अरमान कैसे थे, हमारे अरमान ऐसे थे कि हम क्या करते, आसमान की ओर उड़ते और नीले नभ की सीमा यानी आकाश की सीमा तक पहुंचते और लाल किरण सी चोंच खोल। और जब सूरज की लालिमा निकलती है ना, उसे क्या लगता है, उसे पक्षी को लगता है कि अनार के दाने हैं। चुंगते तारक अनार के दाने, उसे हम लोग चूमने के लिए, उसे हम लोग छूने के लिए वहां तक पहुंचते। चलिए इसके भावार्थ देखते हैं। इसका भावार्थ है पक्षी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उनकी यह हालत थी कि वे उड़कर नीले आसमान की सीमा तक पहुंच जाए और अपनी लाल चोंच से आसमान के तारों जैसे अनार के दाने को चुन ले। अब वे केवल एक सपना बनकर रह गया है। अब हमारी लास्ट पंक्ति है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कहते हैं कवि, पक्षी जो है वो कह रहा है, होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज मानी जहाँ पे हमें देखने से लगता है क्या, आसमान और धरती का मिलन हो रहा है। उस जो लगता है कि आसमान छू गया धरती में, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज जो है वो क्या हो जाता, मिलन बन जाता, या तो तंती सांसों की डोरी। चलिए हम इसका भावार्थ देख देते हैं।
पक्षी बताते हैं कि यदि खुले आसमान में उड़ते तो असीम क्षिति तक पहुंचने के लिए अपने पंखों की होरा-होरी यानी दोनों पंखों में क्या हो जाता, प्रतिस्पर्धा हो जाती, लग जाती। इस प्रयास में या तो क्षितिज की छोर को छू लेते या फिर उड़ते उड़ते अपने प्राण के यानी सांस को छोड़ देते, लेकिन उन्हें यह चुनौती भरी उड़ान बेहद प्यारी लगती है। नेक्स्ट हमारा है नीर न दो चाहे टहनी का, चाहे आप टहनी का नीर नहीं दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि कह रहा है कि नीर न दो, चाहे हमें घोंसला नहीं दो, चाहे घोंसला न दो, चाहे टहनी का, टहनी पे घोंसला नहीं दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे हमारे घोंसले को छीन लो, पेड़ से हमारा आश्रय को उजाड़ दो, लेकिन भगवान ने हमें पंख दिया है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन भगवान ने हमें पंख दिया है तो इस जो हमारी उड़ान है उसमें किसी प्रकार का बाधा नहीं डालो। विघ्न यानी बाधा। कवि कह रहा है कि अंत में पक्षी मनुष्य से विनती करते हैं कि भले ही उनका घोंसला छीन लो, पेड़ के आश्रय भी नष्ट कर दो, लेकिन ईश्वर ने उन्हें पंख दिया है तो उनकी उड़ान में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करो, उन्हें स्वतंत्र आकाश में उड़ने दो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 6 to 12th का कंप्लीट एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलेगा। यानी हिंदी में आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने की गारंटी मेरी। तो अभी भी जो बच्चे 6 to 12 में पढ़ते हैं उन्हें हमारे चैनल का लिंक, हमारे पेज का लिंक जरूर शेयर करें ताकि वो हमारे पेज को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में पैसा नहीं लगेगा बिल्कुल ही। वो क्या है, आपके लिए 100% फ्री है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, पेज को फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।